हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में हम सेट एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड दोस्तों मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर होने वाला है और यहाँ पर हम लगभग सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें हम राजस्थान जीके के, इंडिया की जीके के और साथ ही साथ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साइंस के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम खां असूर, मेदिनी राय। तो दोस्तों यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध की बात की जा रही है। हल्दी घाटी का युद्ध आपका 18 जून 1576 को हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर महाराणा प्रताप की तरफ से कौन युद्ध में सम्मिलित हुआ था? तो हाकिम खां असूर यहाँ पर सम्मिलित हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सम्मिलित करना है। पर्यटन स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपके स्थान और शहर दिए गए हैं। सोनी जी की नसियाँ आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? अजमेर में हो जाएगी। ठीक है, 84 खंभों की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बूंदी में हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपसे 80 खंभों की छतरी पूछी जाए तो वो कहाँ पर हो जाएगी? आपकी अलवर में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जैसलमेर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और सुनहरी कोटी कहाँ पर हो जाएगी? आपकी ये आपकी टोंक में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सम्मिलित करेंगे तो फर्स्ट में आपका 3rd हो जाएगा, सेकंड में आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड में आपका 2nd हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय का शासक सुमेलित नहीं है? रणथंबोर हमीर, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, सिवाना मालदेव, जालोर कानड़देव। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा काफ़ी सारे दुर्ग पर आक्रमण किया गया था। रणथंबोर पर 1301 में आक्रमण किया गया, उस समय हमीर देव थे। ठीक है, चित्तौड़गढ़ पर 1303 में आक्रमण किया गया, उस समय राणा रतन सिंह थे। ये भी सही है, ये भी सही है। जालोर पर आक्रमण कब किया गया था दोस्तों? तो जालोर पर आक्रमण 1311 में किया गया, उस समय कानड़देव थे। ये भी सही है। ठीक है, और सिवाना पर आक्रमण दोस्तों 1308 में किया गया था, इस समय मालदेव ना होकर यहाँ पर कौन थे दोस्तों? सातल देव थे। ये आपको ध्यान रखना है, कौन थे यहाँ पर? सातल देव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? तो दोस्तों यहाँ पर विक्रम संवत के अनुसार पूछा गया है, एक कैलेंडर वर्ष में। होली, गणगौर, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, विक्रम संवत जो है ये 57 ईसा पूर्व से पहले का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पहला महीना आपका कौन सा होता है? तो इसमें पहला महीना आपका चैत्र होता है और अंतिम महीना आपका कौन सा होता है दोस्तों? फाल्गुन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विक्रम संवत में तो होली जो है ये आपकी कब आती है? ये फाल्गुन माह की पूर्णिमा को आती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बाद में होली हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, राज्यपाल। तो दोस्तों तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 18 जनवरी 1999 को की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया था? तो ये मार्च 2000 में किया था। ये दोनों सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये प्रताप कृष्ण लोरा है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन है? प्रताप कृष्ण लोरा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सम्मिलित होता है दोस्तों सदस्यों की चयन समिति में? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, ये अध्यक्ष होते हैं। गृह मंत्री भी होते हैं दोस्तों। विपक्ष का नेता भी होता है, विधानसभा के विपक्ष का नेता भी होता है। तो यहाँ पर राज्यपाल नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, विख्यात लोक नाटकार नानूराम किस ख्याल शैली से संबंधित रहे? शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, तुर्रा ख्याल, कुचामनी ख्याल। तो दोस्तों नानूराम और दुलिया राणा का संबंध जो है वो आपका शेखावटी ख्याल से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लच्छी राम का संबंध किससे हो जाएगा? कुचामनी ख्याल से हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अगला सवाल है, राव जयसिंह छंद ग्रंथ की रचना किसने की? बिट्टू सूजा, कर्णीदान, केशवदास, वीरभान। राव जयसिंह छंद की रचना दोस्तों बिट्टू सूजा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राव जयसिंह छंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, राव जयसिंह छंद में कुछ चीज़ों का उल्लेख है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सन 1734 में राती घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों। कौन सा युद्ध हुआ था? राती घाटी का युद्ध 1784 में। ये किस किस के मध्य हुआ था? ये राव जयसिंह और बाबर के पुत्र कामरान के मध्य हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका उल्लेख किसमें मिलता है? राव जयसिंह छंद में मिलता है। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, बीकानेर के लूणकरण को
कलयुग का कर्ण किसमें कहा गया है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो लूणकरण को कलयुग का कर्ण राव जयसिंह छंद में बिट्टू सुजा के द्वारा ही कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता माता सुमेलित नहीं है? तेजाजी की माता रामप्यारी दी गई है, रामदेव जी, मैणादे, बाबू जी, कमला देवी, गोगा जी, वाचल। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? तो यहाँ पर दोस्तों तेजाजी रामप्यारी दिया गया है, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, तेजाजी की जो माता का नाम है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? राम कंवरी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। और तेजाजी को दोस्तों धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। इनका गोत्र धोलिया था तो इन्हें धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें भगवान शिव के 11वें अवतार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे, सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पर संप्रदाय दिए गए हैं और प्रमुख गद्दी और स्थान दिया गया है। विश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय। तो दोस्तों विश्नोई संप्रदाय किससे संबंधित हो जाएगा आपका? जसनाती संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय आपका हो जाएगा नरेना से संबंधित हो जाएगा। रामस्नेही संप्रदाय दोस्तों आपका सिंहस्थल हो जाएगा, संत हरि रामदास जी। ठीक है, जसनाती संप्रदाय आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? कतरासर बीकानेर में हो जाएगा। और विश्नोई संप्रदाय आपका मुकाम में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? फेलस्पार, फ्लोराइट, घिया पत्थर या पाइराइट? तो दोस्तों पाइराइट तो आपका कहाँ का फेमस है? सीकर का फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोराइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अब्बुल फजल की संज्ञा दी है? मोनोद नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठ या विजयनाथ नेता? राजस्थान का अब्बुल फजल मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा मोनोद नैन्सी को कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोनोद नैन्सी के द्वारा दोस्तों मारवाड़ा परगनारी विगत लिखी गई है। ठीक है, मारवाड़ा परगनारी विगत किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपकी मोनोद नैन्सी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, बूंदी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, अलवर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित पतझड़ वन जो है आपके उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, बूंदी में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? नाथद्वारा चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, बीकानेरी चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली? तो पशु पक्षियों की बहुतायत दोस्तों कहाँ पर रहती है? ये बूंदी चित्रशैली में रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बूंदी चित्रशैली का जो दोस्तों स्वर्ण काल रहा है वो उमेश सिंह का काल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं। नर्मदा नहर परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, जालोर, बाड़मेर? तो दोस्तों यहाँ पर जालोर बाड़मेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नहर से संबंधित है जालोर बाड़मेर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नहर परियोजना जो है दोस्तों ये आपकी एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात और राजस्थान चारों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। एमपी की और महाराष्ट्र की, गुजरात की और राजस्थान की चारों की संयुक्त परियोजनाएं, ये आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नर्मदा नहर परियोजना जो है दोस्तों राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कितनी है? राजस्थान में 75 किलोमीटर, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की रुंडी सरिता किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान की रुंडी सरिता घग्गर, बाणगंगा, रूपारेल, बनास? रुंडी सरिता जो है ये बाणगंगा को कहा जाता है। बाणगंगा को ही अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम बेराट की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, लोक नाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? भरतपुर, मेवाड़, बीकानेर, धौलपुर और करौली? रम्मत जो है आपका ये बीकानेर से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, रम्मत बीकानेर और जैसलमेर से संबंधित है। एक ऑप्शन में मिले तो आप बीकानेर आंसर कर देना। ठीक है, रम्मत से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसके प्रसिद्ध कलाकार सुवाजी महाराज और फागूजी महाराज हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, और तुलसीदास हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। आगे देखिए, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में? तो शुष्क खेती आपकी पश्चिमी भाग में प्रचलित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? भपंग तत्ववाद्य यंत्र, सिंगी सुसीर, तासा औनद, नडघन? तो दोस्तों भपंग एक प्रकार का तत्ववाद्य यंत्र है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। सिंगी सुसीर वाद्य यंत्र है, ये भी सही दिया गया है। और तासा भी औनद वाद्य यंत्र है, ये भी सही दिया गया है। नड यहाँ पे घन गलत दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। नड वाद्य यंत्र जो है ये आपका एक सुसीर वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? यानी मेवाती बोलियों का प्रयोग किसके द्वारा नहीं किया गया है? लालदास, चरणदास, सुंदरदास, सजोबाई? तो दोस्तों
सुंदरदास के द्वारा मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया गया है, इनके द्वारा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। किसका? खड़ी बोली का। ठीक है, खड़ी बोली मतलब हिंदी बोली का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हूडा सम्मेलन से जुड़े थे? कौन कौन हूडा सम्मेलन से जुड़े थे दोस्तों? महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा अभय सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर महाराणा जगत सिंह द्वितीय भी जुड़े थे, ये इसके अध्यक्ष थे। सवाई जयसिंह हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर अभय सिंह हो जाएंगे। और हूडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर जगत सिंह का संबंध जो है दोस्तों ये तो मेवाड़ से है, जयसिंह का संबंध जयपुर से है, और अभय सिंह का संबंध कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? अभय सिंह का संबंध आपका जोधपुर से हो जाएगा। ठीक है, और बूंदी से अगर पूछा जाए तो बूंदी से दलेल सिंह हो जाएगा दोस्तों। बूंदी से कौन हो जाएगा? दलेल सिंह ने भी इसमें भाग लिया था। और अगर कोटा से पूछा जाए तो कोटा से कौन हो जाएगा? दुर्जन साल हो जाएगा। कोटा से दुर्जन साल हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल का नाम स्थान सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है, कर लेना आप। कजरी उदयपुर, मुंबल जैसलमेर, खादिम अजमेर, डोला मारू जोधपुर। तो दोस्तों कजरी उदयपुर सही दिया गया है, मुंबल जैसलमेर भी सही है, खादिम अजमेर जो है ये भी सही है, डोला मारू जोधपुर दिया गया है जो कि गलत है दोस्तों। ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका बीकानेर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? हस्तशिल्प और स्थान दिया गया है, मामाजी के घोड़े बसंतगढ़, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मामाजी के घोड़े कहाँ के हो जाएंगे? जालोर के हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दाबू प्रिंट आकोला, लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंदरगढ़, सही दिया गया है दोस्तों। आकोला कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, ये भी सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह भारत ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया के कथन किसने कहा? महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। तो दोस्तों ये कथन रास बिहारी बोस के द्वारा कहा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में, ये आपकी केसरी सिंह भारत के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? मंगल बादल, कोमल कोठारी, विजयदान देता, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो दोस्तों गजबन जो है इसके लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इनको 1979 में दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? 1832, 1834, 1829, 1830। तो ये 1832 में आयोजित किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र, त्रिलोकचंद्र माथुर, अमृतलाल पायक। तो दोस्तों धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है ये कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1936 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अमृतलाल पायक जो है ये आपके प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित है, त्रिलोकचंद्र माथुर आपकी करौली प्रजामंडल से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, शेखावटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो शेखावटी जाट आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो दोस्तों राजस्थान जो था वो आज़ादी के समय बी श्रेणी का था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अजमेर मेरवाड़ा के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो सी श्रेणी का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा राजस्थान की पहली यात्रा जून 1865 में की गई थी। ठीक है, और सबसे पहले ये कहाँ पर आए थे दोस्तों? करौली में आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर आए थे? करौली में आए थे। ठीक है, और दूसरी बार ये 1881 में कहाँ पर आए थे दोस्तों? भरतपुर में आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1883 में इनके द्वारा परोपकारणी सभा की स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? विष्णुलाल पांड्या, राधाकृष्ण शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कन्हैयालाल जादव। आर्य समाज की स्थापना मेवाड़ के अंदर विष्णुलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। ठीक है, विष्णुलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? राजस्थान एकीकरण के चरण और एकीकरण की दिनांक दी गई है। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948, पंचम चरण 15 मई 1949, षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों चतुर्थ चरण जो 30 मार्च 1948 दिया गया है ये गलत है, यहाँ पर 1949 होगा। ठीक है,
यह आपको ध्यान रखना है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर हो जाएगी और टोटल लंबाई आपसे पूछी जाए स्थलीय सीमा की तो 5920 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कर्क रेखा राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा एवं उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। तो ये बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, तो अरावली पर्वत किसके रूप में विद्यमान है दोस्तों? वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, या फिर ब्लॉक पर्वतों के रूप में? अरावली पर्वत जो है यह अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है दोस्तों इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है, यह आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में पूछी जाए तो 550 किलोमीटर है और ये राजस्थान में सिरोही से प्रवेश करती है। ठीक है, और कहाँ तक जाती है? खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है। अगला सवाल देखिए। राजस्थान में भोराट का पठार स्थित है। भोराट का पठार माउंट आबू अंबा माता के बीच में, कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में, जैसलमेर प्रतापगढ़ के बीच में, भैंसोरगढ़ बिजोलिया के बीच में। तो दोस्तों भोराट का पठार आपका कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ऊपरमाल का पठार अगर आपसे पूछा जाए, ऊपरमाल का पठार आपसे पूछा जाए तो वो भैंसोरगढ़ और बिजोलिया के मध्य में हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो दोस्तों तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? भाकर के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, सिरोही जिले में। और गिरवा जो हो जाएगी ये कहाँ की हो जाएगी? ये उदयपुर की हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। गिरवा पहाड़ियाँ कहाँ की हो जाएगी दोस्तों आपकी? ये उदयपुर की हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। वाकल, वेत्रक, मेशवा, हथमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों माही, जाखम, साबरमती, सोम। तो ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी दोस्तों। साबरमती की सहायक नदियाँ याद करने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको? वैसे हमें मावा चाहिए। क्या चाहिए हमें? वैसे हमें मावा चाहिए। ठीक है, वैसे आपका क्या हो जाएगा? वेत्रक हो जाएगा। से आपका सही हो जाएगा। ह से हथमती हो जाएगा। मे से मेशवा हो जाएगा। माँ से माजम हो जाएगा और वा से वाकल हो जाएगा। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। इसको याद कर लीजिए आप। ठीक है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा लौटते मानसून की वजह से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। तो दोस्तों शीतकालीन वर्षा जो होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। वटिसोल मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती? झालावाड़, बारा, कोटा भरतपुर, बूंदी बांसवाड़ा, धौलपुर करौली। तो दोस्तों वटिसोल मृदा जो है यह आपकी झालावाड़, बारा में पाई जाती है। ठीक है, भरतपुर में नहीं पाई जाती है, यहाँ पर बांसवाड़ा में नहीं पाई जाती है और यहाँ पर दोस्तों धौलपुर करौली में नहीं पाई जाती है। ठीक है, यानी कि ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए। निम्नांकित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़, मिश्रित पतझड़, उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार, शुष्क सागवान। तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन फैले हुए हैं। अच्छा सवाल है, ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान वुड फॉसिल पार्क किस स्थान पर स्थित है? गढ़ीसर, आकल, लोद्रवा, तनोट। तो दोस्तों काष्ठ जीवाश्म उद्यान पार्क जो है यह आकलवुड जैसलमेर में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आकलवुड फॉसिल पार्क। राजस्थान में सेम समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित जिले कौन से हैं? बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़, गंगानगर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, बारा। तो सेम की समस्या से प्रभावित जिले जो हो जाएंगे ये आपके हनुमानगढ़, गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों। राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं? कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, नागौर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, बारा, बूंदी। तो दोस्तों मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं? कोटा, झालावाड़, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला मसाला पार्क जो था दोस्तों वो झालावाड़ में बना था, दूसरा मसाला पार्क जो है रामगंज मंडी, कोटा में बना था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। राजस्थान का लगभग 30% सरसों उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। गंगानगर क्षेत्र में, कोटा क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में, जयपुर क्षेत्र में। तो दोस्तों सरसों उत्पादन क्षेत्र जो होता है ये आपका कौन सा है? अलवर, भरतपुर वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अलवर भरतपुर क्षेत्र है, यानी मेवात क्षेत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, वर्ष 2019 कर लीजिए। यहाँ पर वर्ष 2019 की पशु गणना अंतिम के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक पशु संख्या है गोवंश की, भैंस की, भेड़ों की, बकरियों की। तो सबसे अधिक पशु संख्या जो है वो बकरियों की हो जाएगी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण किया गया है कोठारी नदी पर, मासी नदी पर, खारी नदी पर, पार्वती नदी पर। तो दोस्तों मेजा बांध का जो निर्माण है वो आपकी कौन सी नदी पर किया गया है? या आपकी कोठारी नदी पर किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर किया गया है दोस्तों? भीलवाड़ा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? भीलवाड़ा में किया गया है।
और बागोर सभ्यता इसी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बागोर सभ्यता का उत्खनन वीएन मिश्रा के द्वारा किया गया था और यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है? नहरों में, नलकूपों में, तालाबों से, कुओं में? तो दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई जो है ये नलकूपों से होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों की है? जैसलमेर, बीकानेर, पाली, चूरू, बाड़मेर, जालौर, नागौर, जयपुर? तो दोस्तों राजस्थान में सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति भूजल की उपलब्धता के आधार पर नागौर और जयपुर की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अच्छा सवाल है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में फ्लूरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ स्थित है? भरतपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, नागौर, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर? तो ये आपकी नागौर, अजमेर में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान भू क्षेत्र में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? राष्ट्रीय राजमार्ग 15, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 12, राष्ट्रीय राजमार्ग 11? तो दोस्तों 2022 के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो NH15 की लंबाई सबसे ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है, और NH71B इसकी लंबाई सबसे कम है। बट अभी करंट में आप इस क्वेश्चन को एक बार चेक करके देख लेना, अभी करंट में सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद रानाडे, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक? तो दोस्तों नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है ये आपकी महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कब की गई थी दोस्तों? तो ये लगभग 1893 के आसपास की गई थी। अगला सवाल देखिए, 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद? तो मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व 1918 में दोस्तों अहमदाबाद में किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुखदेव, राजगुरु, अरुणा आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। फ्रेजर आयोग, हंटर आयोग, साइमन आयोग, सार्जेंट आयोग? तो दोस्तों ये साइमन आयोग था, ये आपको ध्यान रखना है। साइमन आयोग भारत जो है ये 1927 में आया था और टोटल इसमें 7 सदस्य थे जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया था, इसीलिए इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की? 350 मील, 400 मील, 241 मील, 123 मील? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था आपका ये कब हुआ था? तो ये 1930 के आसपास हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ से? दांडी मार्च से हुआ था और यहाँ पर महात्मा गांधी ने लगभग 241 मील की दूरी तय की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, विंस्टन चर्चिल, पैथिक लॉरेंस, क्लीमेंट एटली? तो दोस्तों 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान, शिवाजी पार्क, प्रगति मैदान, जलियांवाला बाग? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में शुरू किया गया था। ये अगस्त क्रांति मैदान बम्बई से शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगस्त क्रांति मैदान कहाँ पर है? बम्बई में है, वहाँ पर शुरू किया गया था। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक अरविंद घोष, कप्तान मोहन सिंह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, सर पैथिक लॉरेंस, सर माउंटफोर्ड? तो कैबिनेट मिशन जो था 1946 का है दोस्तों, ठीक है। इसका नेतृत्व जो है ये सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो यहाँ पर अब इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध? तो पृथ्वी के ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, भारत, ठीक है। लद्दाख किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले आपकी कौन सी श्रेणी आती है? काराकोरम श्रेणी आती है। उसके बाद आपकी कौन सी श्रेणी आती है दोस्तों?
लद्दाख श्रेणी आती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जास्कर श्रेणी आती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको कैसे याद रखोगे आप? कलेजा, ठीक है, कलेजा, अपना कलेजा होता है, दिल को कलेजा बोलते हैं मन, कलेजा, ठीक है। तो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। तो कराकोरम और लद्दाख के बीच में जो है दोस्तों, यहाँ पर शोक नदी जो है इन दोनों को अलग करती है। कौन सी नदी अलग करती है? शोक नदी अलग करती है। और लद्दाख और जास्कर को कौन सी नदी अलग करती है दोस्तों? तो यहाँ पर कौन सी नदी अलग करती है? यहाँ पर आपकी सिंधु नदी अलग करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? लद्दाख किसके बीच में स्थित है? तो लद्दाख कराकोरम और जास्कर के मध्य में स्थित है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो नंदा देवी चोटी आपकी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, ठीक है। ये उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। और कुमाऊं हिमालय जो है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय की भी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो आपकी गोडविन ऑस्टिन हो जाएगी, K2, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 8611, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सिक्किम में कौन सी चोटी स्थित है, तो सिक्किम में आपकी कंचनजंगा हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कंचनजंगा। ये आपकी K2 के बाद सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी। और अगर आपसे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? प्रायद्वीपीय पठार की, यानी कि दक्षिण की अनाईमुड़ी हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नीलगिरी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोस्तों, नीलगिरी आपकी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में विस्तृत है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? दोदा बेटा हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चोटियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील स्थित है तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, केरल। तो अष्टमुडी झील जो है ये आपकी केरल में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा बेम्बनाथ झील दोस्तों, बेम्बनाथ झील जो है ये भी आपकी केरल में स्थित है, ये ध्यान रखना है। भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है? सब्जियों, तिलहन, मछली, फल। पीली क्रांति तिलहन से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का जादूगुड़ा नामक स्थान के खनन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों जादूगुड़ा नामक स्थान जो है हीरा, बॉक्साइट, यूरेनियम, मोनाजाइट। तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाता है। झारखंड में स्थित है जादूगुड़ा। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? पटना, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। तो गंगा नदी के मार्ग पर पटना, प्रयागराज, कानपुर स्थित है दोस्तों, लखनऊ स्थित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, नाथपा झागड़ी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सतलज, झेलम, पद्मा, चिनाब। तो नाथपा झागड़ी आपकी सतलज नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और झेलम में कौन सी परियोजना स्थित है? उरी परियोजना आपकी झेलम नदी पर स्थित है। इसके अलावा तुलबुल परियोजना जो है दोस्तों, ये भी आपकी झेलम नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, किस समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा होती है? मार्च से मई, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से फरवरी, जून से सितंबर। तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा जून से सितंबर में होती है, ठीक है। अगला सवाल है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? हरिद्वार, नामचा बरवा, अलकनंदा, अंबाला। तो गंगा नदी और सिंधु क्षेत्र तंत्र के बीच में अंबाला स्थित है दोस्तों, जो कि जल क्षेत्र को पृथक करता है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री पट्टाभी सीतारामैया, BR अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, लियाकत अली। तो ये आपके भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 39A, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें उल्लेखित नहीं है। बंधुत्व, प्रभुता, समतावाद, समानता। तो बंधुत्व, प्रभुता और समानता उल्लेखित है दोस्तों, समतावाद उल्लेखित नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो उपाधियों के उन्मूलन से दोस्तों आपका अनुच्छेद 18 संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 18 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे अस्पृश्यता के बारे में पूछा जाए तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ठीक है। जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह, R वेंकटरमण, KR नारायण, शंकर दयाल शर्मा। तो दोस्तों 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में, 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु की गई थी मतदान की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस समय कौन हो जाएंगे दोस्तों? R वेंकटरमण हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। 1989 के समय। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था?
तो पहला अविश्वास प्रस्ताव नवंबर 1968, जुलाई 1964, मार्च 1966, अगस्त 1963। कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 में लाया गया था दोस्तों। अगला सवाल देखिए, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा असफ अली, कृष्णाहटी सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल। लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसे है? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय कार्य मंत्री। तो दोस्तों सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट सत्र को स्थगित करने का जो कार्य है वो अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे भारत के चुनाव आयोग की बात की जा रही है, ना कि राजस्थान के। तो भारत के चुनाव आयोग का गठन जो है दोस्तों ये आपका 1950 में किया गया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? 42वां, 52वां, 62वां, 32वां। तो दोस्तों 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल से संबंधित है, ठीक है। कब का है ये? 1985 का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अभी एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अब हम यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के से होता है, बराबर होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार सदैव बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहाँ पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं, वो -40 डिग्री होता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? अजैविक, पौधा, वायु, मिट्टी, पानी। तो दोस्तों वायु, मिट्टी और पानी जो है ये अजैविक में आते हैं, पौधा जैविक में आता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित सम्मेलन है टैक्स हेवन, सीमा पर आतंकवाद, नाभिकीय परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना, जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये 1997 से संबंधित है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों 86, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता? व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता, एक रबड़ बैंड को खींचना और उसे उसके सामान्य आकार में वापस लाना, रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना, गुब्बारे को फूटने की सीमा तक फुलाकर उसके आकार में वृद्धि करना, गीले कपड़ों को सूखे कपड़ों में बदलना। तो दोस्तों व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता, मतलब यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन की बात की जा रही है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन जो होता है उसे व्युत्क्रमित किया जा सकता है। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन आपका रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है? तो धातु ऑक्साइड का स्वरूप कौन सा होता है दोस्तों? अम्लीय, क्षारीय, कार्बनिक, सामान्य। धातु ऑक्साइड का स्वरूप क्षारीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, मानव रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिराओं की तुलना में धमनियों में रक्तचाप अत्यधिक होता है, वेट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान धमनी में दाब को डायस्टोलिक दाब कहा जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला कथन भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। धमनियों में वाहिकाएं होती है जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है, ये कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। वेट्रिकुलर सिस्टोल, संकुचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दाब को सिस्टोलिक दाब कहा जाता है, ठीक है। डायस्टोल के दौरान तो डायस्टोलिक दाब कहा जाता है, सिस्टोल के दौरान सिस्टोलिक दाब कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज, विटामिन के, चारा, विटामिन सी। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यूवी आसोत रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख, हृदय, मस्तिष्क, आमाशय। तो दोस्तों यूवी आसोत जो है ये आपका आँख से संबंधित है। अगला सवाल देखेंगे, HDI किन क्षेत्रों में विकास का मापक है? स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, आमदनी, कृषि, उद्योग, सेवाएं, ऊंचाई, भार, रंग। तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी से संबंधित है, ठीक है। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई? लघु कारोबार, सीमांत किसान, ग्रामीण क्षेत्र, गरीब महिलाएं। तो मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई? तो आपके ये दोस्तों लघु कारोबार के लिए शुरू की गई। अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? रेपो रेट कहते हैं। और अगर बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण दे तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 हम देखेंगे दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त संस्थान, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो ये वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? हृदय, स्नायु केंद्र या मस्तिष्क, गुर्दा। सभी विकल्प सही है। तो दोस्तों इसे मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? एक प्रिंटर है, ये आपको ध्यान रखना है। एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। लेयर, एंगल, कैनवास, पिक्सल। तो सबसे छोटा दोस्तों क्या होता है? पिक्सल होता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? लॉजिकल त्रुटियां, हार्डवेयर की त्रुटियां, इमेज त्रुटियां, इमेज त्रुटियां। ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन तो सेम दे दिए इन्होंने, तो यहाँ पर लॉजिकल त्रुटियां आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? मोटो लैब्स, माइक्रोसॉफ्ट लैब्स, IBM लैब्स, बेल लैब्स। तो ये माइक्रोसॉफ्ट लैब के द्वारा विकसित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।